हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। नाउन की सीरीज़ में आज हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट सेशन, फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हमने पहले भी इंट्रो में हम डिस्कस कर चुके हैं आउटलाइन के बारे में कि हाउ वी डिस्कस हाउ टू स्टडी। ठीक है, अगर आपने मेरा इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इंट्रो वीडियो देखें, देन उसके बाद में फर्स्ट लेक्चर की तरफ पढ़ें, क्योंकि उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं, सिखाई हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा जो आज का सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन केस के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, नाउन केस एग्जैक्टली होता क्या है। नाउन केस होता है कि भैया आपको पोजीशन का स्टडी करना होता है। ठीक है, यह 4 केसेस में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये क्या है, जैसे हम किसी सब्जेक्ट की बात करें, किसी सेंटेंस की बात करते हैं, तो नॉर्मली अगर किसी सेंटेंस की बात करते हैं ना, तो सेंटेंस इस तरीके की स्ट्रक्चर में होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम बात करेंगे नाउन की, कि नाउन में नाउन की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, मतलब नाउन की पोजीशन किसी सेंटेंस में क्या हो सकती है, कहाँ इसको रखा जाता है, पोजीशन के बारे में स्टडी करने वाले। सिंपल, ठीक है। तो देखो, नाउन को 4 तरीके से या 4 पोजीशन पर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन है नॉमिनेटिव केस के तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। कर्ता के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट के तरीके से हम नाउन का यूज करते हैं, पहली बात। सेकंड बात, ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट में भी क्या यूज किया जाता है, नाउन का यूज किया जा सकता है। थर्ड, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार शो करने में। ठीक है, या फिर क्या बोले इसको, जेनेटिव केस या संबंध में भी हम क्या यूज करते हैं, जैसे एपोस्ट्रोफी, जैसे दिस इज माई कार। ठीक है, दिस इज, जैसे क्या हो गया, हम पॉजेसिव केस की भी बात करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं जिसमें। ठीक है, या फिर उसको जेनेटिव केस भी कहा जाता है संबंध में। नेक्स्ट, फोर्थ, ऑप्टेटिव केस में भी इसका यूज किया जाता है, संबोधन में भी इसका यूज किया जाता है। हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, इन 4 पोजीशन का यूज कहाँ कैसे यूज होता है उन सबको डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। इसमें क्या यूज करने वाले, किसका स्टडी करने वाले हैं, सब्जेक्ट का स्टडी करने वाले हैं, कि सब्जेक्ट को किस तरीके से रखा जाता है। अब इन चीज़ों की डिस्कशन से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट नोट आपको बता देता हूँ पहले ही। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, क्या सर कभी भी इंग्लिश में कोई सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट हो सकता है क्या, आप 1 मिनट के लिए पॉज करके आपका आंसर बताना है, यस और नो। ठीक है, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या सर विदाउट सब्जेक्ट हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो। हम बिना सब्जेक्ट के किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, आपका आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट जो नोट है वो इसी पर बेस है कि कभी भी अगर आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए सब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। जैसे फिर कहेंगे, आपके माइंड में कुछ ऐसे भी सेंटेंस आएंगे कि जिनमें हम नॉर्मली सेंटेंस का सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, कम हेयर, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है भैया, यहाँ तो सब्जेक्ट है तो सही, बट वो क्या है, हिडन है। जैसा कि यहाँ पे यू कम हेयर, ये सेंटेंस कंप्लीट इस तरीके से है, बट हम इसको डायरेक्टली कम हेयर बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट तो 100% है, बट वो क्या है, हिडन है। जैसे गो देयर, इसमें भी क्या है, यू गो देयर होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट तो है बट वो हिडन है। जैसे थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच, आई, या फिर वी, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, बट वो क्या है, हिडन है। इसका मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही है जो कि नोट फर्स्ट में गिवन है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, भले ही वो क्या हो, हिडन हो। इसका मतलब हो गया कि विदाउट सब्जेक्ट हम कभी सेंटेंस फॉर्मेट नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है।
जैसे आप कहेंगी सर बिना सब्जेक्ट के हम नॉर्मली सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आपके अगर माइंड में आ रहा है, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट की मतलब सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे शट द डोर, शट द डोर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है। शट द डोर, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट तो है बट वो क्या है, हिडन है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है बट क्या होता है, हिडन होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब हमारे फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग कभी भी इंग्लिश में ऐसा कोई सेंटेंस फॉर्मेट नहीं कर सकते जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो। सिंपल। नोट 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या गिवन है, जो कार्य या वर्क स्वतः होते हैं, अपने आप से होते हैं, यानी जिनमें डूअर करता नहीं होता, जिनमें कोई करने वाला नहीं होता, उनमें क्या करते हैं, ग्रामेटिकली डमी, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, ग्रामेटिकली डमी सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, जो कि क्या होता है, इट होता है। समझे क्या मतलब है इसका? मतलब देखो, कुछ ऐसे वर्क होते हैं या मतलब कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अपने आप होते हैं, जिनमें किसी डूअर की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कोई करने वाला नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश का होना, या फिर बोले कि गर्मी होना, सर्दी होना, ठीक है, या टाइम का चेंज होना। ये सब क्या है, ऐसे वर्क है जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, इनमें कोई डूअर नहीं है, कोई करता नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। बट मैंने जैसे फर्स्ट नोट में कहा आपको कि सर सब्जेक्ट का होना तो बहुत कंपलसरी है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस बना ही नहीं सकते, फॉर्मेट नहीं कर सकते। इसका मतलब हम इस बात पर क्या रहेंगे, अटल रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो यूज करना है बट क्या करना है, ग्रामेटिकली डमी सब्जेक्ट का यूज करना है। और वो ग्रामेटिकली डमी सब्जेक्ट क्या है, इट होता है। जैसे इट इज़ हॉट आउटसाइड, मतलब क्या है, बाहर बहुत गर्मी है, गर्मी अपने आप है, इसका मतलब ग्रामेटिकली डमी सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और क्या होता है, इट होता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 12 o'clock अपने आप 12 बजे, किसी के बजाने से थोड़ी बजे। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा, जो कि ग्रामेटिकली डमी सब्जेक्ट के नेम से कॉल किया जाता है इंग्लिश में। तो देखो यहाँ पे आपको दोनों नोट आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि विदाउट सेंटेंस और विदाउट सब्जेक्ट, आपको दोनों नोट समझ में आ गए होंगे कि इसका मतलब क्या हो गया, विदाउट सब्जेक्ट वी कांट होप अ सेंटेंस इन इंग्लिश। चलिएगा, हमने जैसा कि कहा सब्जेक्ट हमें गिवन है, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस में आपने ये तो समझा दिया सर सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, बट कभी कभी सेंटेंस में आपको एक से ज़्यादा वर्ड या एंड से जुड़े हुए ग्रुप्स एक से ज़्यादा मिलेंगे। जैसे इससे पहले नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट पार्ट होता है तो सब्जेक्ट पार्ट में एक से ज़्यादा वर्ड, उनमें से कोई एक शब्द या एंड से जुड़े हुए शब्दों का समूह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसे पता करने के लिए वर्ब के ठीक पहले हमें हु या वोट रख के चेक करना होता है। अगर बात किसी व्यक्ति या पर्सन की हो रही है तो हु रख के चेक करना है। अगर बात वहाँ पे व्यक्तियों की हो रही है, इसका मतलब व्यक्ति की हो रही है, इसका मतलब हु यूज़ करना है। अगर बात चीज़ों की हो रही है तो वहाँ पे वोट का यूज़ करना है। जैसा कि यहाँ पे एक कुछ दो सेंटेंसेस गिवन है, इनमें क्या है, इससे पहले दो वर्ड्स गिवन और दोनों क्या है, नाउन है। समझ रहे हो, नाउन है। मैं बता दूंगा फ्लाइंग नाउन कैसे है और ऑब्जेक्ट कैसे नाउन है। उससे पहले क्या गिवन है, दो वर्ड्स गिवन है। अब कैसे पता करें कि इन दोनों में से होगा एक ही सब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब्स आती है। तो देखो, उसको समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले क्या रखना है, हु या वोट को रख के चेक कर लेना है। देखो यहाँ बात किसकी हो रही है, ऑब्जेक्ट और फ्लाइंग की बात हो रही है, इसका मतलब चीज़ों की बात हो रही है। इसका मतलब वोट रख के चेक करो। देखो, वोट इज या फिर आर डिफिकल्ट टू कैच, क्या डिफिकल्ट है, कैच करना, ऑब्जेक्ट को कैच करना या फिर फ्लाइंग को कैच करना डिफिकल्ट है। फ्लाइंग को कैच करना इसका मतलब नॉनसेंस हो गया, ऑब्जेक्ट को कैच करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और फ्लाइंग यहाँ पे क्या हो गया, कोई अदर वर्ड है जो कि सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। बात समझ पा रहे हो। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, ना कि आर आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप क्या करेंगे,
आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वो उसके लिए वही प्रोसीजर, अगर हमने बात वॉट इज या आर, वॉट रख के चेक कर लो, वॉट इज या आर नॉट ईजी फॉर हिम, क्या उसके लिए आसान नहीं है। काइट्स, काइट्स उसके लिए आसान नहीं है, या फिर फ्लाइंग, उड़ाना उनको आसान नहीं है। कौन सा वाला, फ्लाइंग। आई थिंक आपको भी सेंस इसी से आ रहा है, काइट से सेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब उड़ाना उसके लिए आसान नहीं है। तो यहाँ पे फ्लाइंग क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और फ्लाइंग के लिए, फ्लाइंग क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, ना कि आर का। ये बातें आगे मैं बता दूंगा। अभी के लिए जो समझना है, आपको ये समझना है कि किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, चाहे भले ही वो ग्रामेटिकली डमी सब्जेक्ट हो। और अगर सब्जेक्ट का पता भी चल गया तो सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है एक से ज़्यादा वर्ड्स में, तो उसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट का अगर आपको पता करना है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर व्यक्तियों की बात हो रही है तो हु रख के चेक करें, अगर चीज़ों की बात हो रही है, थिंग्स की बात हो रही है, तो वॉट रख के आप ये चेक कर लें कि कौन से वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई आ रहा है, वही हमारे लिए सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का वर्क करेगा। और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, यहाँ पे वर्ब्स आएंगी। बात समझ पा रहे हैं? आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ तक हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं सर, अगर आपका पिछले वाले एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन होना चाहिए था, सर फ्लाई जो है ये तो वर्ब है और आप इसको सब्जेक्ट में डाल रहे हैं, ये सब्जेक्ट कैसे बन गया, ये तो वर्ब है। जैसे फ्लाई, उड़ाना, ठीक है, ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, आपने इसको सब्जेक्ट कैसे कह दिया, आईएनजी कहते। आपका क्वेश्चन होना चाहिए था। तो देखो मैं वर्ब के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो वर्ब बेसिकली इंग्लिश में 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है फाइनाइट वर्ब और सेकंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, आपको नॉर्मली डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा। देखो मेरे नोट्स जो गिवन है, मैं आपको इनका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए 7877101888 पर क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, हाई सेंड करना है, ठीक है। आपको मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उस ग्रुप में मैं डेली जो पीडीएफ बताता हूँ, पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर कर दूंगा अपने नोट्स का। आपको अगर इनको प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट करवा लें, अदरवाइज हैंड रिटन करना है तो हैंड रिटन कर लें, ठीक है। आपको हाई सेंड करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, चलिएगा। तो देखो यहाँ पे वर्ब कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप्स के हो गए, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मतलब ऐसे वर्ब्स, वर्ब कब कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कब कहेंगे, जो क्या करे, ऐसी वर्ब्स जो टेंस का निर्माण करे, मतलब टेंस का फॉर्मेशन करे तथा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग क्या करे, एग्री करे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस इस तरीके से है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। ये जो वर्ब गिवन है इसको फाइनाइट वर्ब कहेंगे अगर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। और ये टेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर इस तरीके की वर्ब और गिवन हो, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो, प्लूरल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है, तो ये जो वाली वर्ब होगी, ये वर्ब क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो देखो यही डेफिनेशन में गिवन है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो टेंस का निर्माण ना करे, फॉर्मेशन नहीं करती टेंस का, या सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग क्या आने की बजाय कोई अदर ही वर्क करती है सेंटेंस में, तो ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और ये कितने टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन है। देखो वो 4 टाइप्स क्या है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव, अरे इनफाइनाइट लिख दिया इसको, इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव बोले, ठीक है। इन्फिनिटिव हो गया, जेरेंड हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कभी भी 2 प्लस वी फर्स्ट गिवन है तो ये क्या होगा, क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। जेरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे टेकिंग क्या है, जेरेंड हो सकता है। अब बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे सर ये क्या कहा आपने,
जेरंड और पार्टिसिपल तो सेम फॉर्मेशन में है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इनमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जेरंड कौन सा और प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए ये ध्यान रखें, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये बात ध्यान रख ले। इन दोनों में अब आपको बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स 4 टाइप्स की होती हैं। इन्फिनिटिव जो कि वर्ब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, जेरेंट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात की है तो क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तक इतना समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर लेंगे इन सेंटेंसेस से। देखो हम समझते हैं, जितना हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि जेरेंट कौन सा है सब्जेक्ट में, ठीक है, इन्फिनिटिव कौन सा है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और पास्ट पार्टिसिपल क्या है। इसको यहीं क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो यहाँ पे टू सीइंग इज टू बिलीव फर्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है कि भैया देखना ही विश्वास करना है। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट के तौर पर आया है, समझ पा रहे हो। देखो सब्जेक्ट के तौर पर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, इसका मतलब क्या है, ये इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव, ठीक है। इसका मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। टू बिलीव क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे बात कर लें, सीइंग, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही क्या है, विश्वास करना है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गिवन है, यही गिवन है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या तो क्या होगा, ये जेरेंड होगा, या फिर क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इन दोनों में कौन सा आएगा अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिलीव में आईएनजी जोड़ा है, ठीक है, ये भी क्या है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी गिवन है। अब यहाँ पे भी ये या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या जेरेंड होगा। अब कौन सा होगा वो भी मैं बता दूंगा। देखो इन दोनों में, इससे पहले देख लेते हैं। देखो टू फाइंड, अरे फाउंड नहीं, ये फाइंड आएगा यहाँ पे। टू फाइंड राइट सोल्यूशन इज आवर गोल। अब आपको ये पता करना है, देखो यहाँ पे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और राइट सोल्यूशन भी है, 2 वर्ड हो गए अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा होगा पहले वो पता कर ले। देखो इससे पहले आपको रख के देखना है वोट, वोट इज आवर गोल, गोल क्या है हमारा, राइट सोल्यूशन या फिर टू फाइंड, ढूंढना है गोल, या फिर राइट सोल्यूशन हमारा गोल है। भाई हमारा क्या है, राइट सोल्यूशन या फिर टू फॉर्म, बताइए आप। ढूंढना हमारा गोल है या राइट सोल्यूशन हमारा गोल है। तो आई थिंक यहाँ पे ढूंढना हमारा यहाँ क्या है, नॉर्मली हमारा एम है, ना कि सही होना। सही होना या गलत होना तो वो बात की बात है। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, टू फाइंड, और ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा, इन्फिनिटिव, ठीक है। इतना ही रखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ही सा अ बर्न ट्रेन, उसने क्या देखा, बर्निंग या फिर ट्रेन, 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे भी। उसने क्या देखा, ट्रेन देखा नॉर्मली, तो यहाँ पे ये तो हो गया नाउन, इसका मतलब, और बर्निंग वी फर्स्ट प्लस आईएनजी गिवन है, ठीक है। समझ लेते हैं क्या या तो 100% क्या होगा, ये जेरेंड होगा या पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, जेरेंड होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। नेक्स्ट, ही सा अ बर्न ट्रेन, ये तो डेफिनेट है कि यहाँ पे जो बर्नड है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो 100% क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वी थर्ड क्या होता है, ऑटोमेटिकली पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब देखो, वर्किंग विद वर्किंग वुमेन इज ऑलवेज डिफिकल्ट, ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। एक बारी के लिए आपको चेक करना है कि इसमें नॉर्मली क्या है, 2 तरीके से है। यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड करना है पहले, तो सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या रखेंगे, वॉट रख के चेक कर लो, चीज़ों की बात की है। वॉट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, वर्किंग या फिर वर्किंग वुमेन्स, क्या डिफिकल्ट है, काम करने वाली औरतें डिफिकल्ट हैं या फिर काम करना डिफिकल्ट है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। वर्किंग, काम करना डिफिकल्ट है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, वर्किंग है, और वी फर्स्ट प्लस आईएनजी गिवन है, और यहाँ पे भी क्या गिवन है,
वी फर्स्ट प्लस आईएनजी है। दोनों में डिफरेंस समझो कि कौन सा वाला पास्ट पार्टिसिपल होगा और कौन सा वाला जेरेंड होगा। तो देखो इसके लिए आपको सिंपल दो बातें ध्यान रखनी है। अगर कभी भी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आपको क्या गिवन हो, सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा हो, ठीक है, या फिर क्या बोले वी फर्स्ट प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के तौर पर यूज ना हो रहा हो, ठीक है। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वी फर्स्ट प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा होगा, या फिर वी फर्स्ट प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं हो रहा होगा। अगर वी फर्स्ट प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के तरीके से यूज हो रहा होगा तो इसको कहा जाता है जेरेंड, और अगर वी फर्स्ट प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं हो रहा होगा तो इसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर आया है, इसका मतलब क्या होगा? जेरेंड होगा। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, मतलब सब्जेक्ट के तौर पर नहीं आया है, इसका मतलब ये क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पीपी। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा वाला? ये वाला। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर नहीं आया, इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये जेरेंड नहीं होगा, 100% प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बात करते हैं इस वाले की। देखो ये वाला जो वर्किंग है ना, स्टार्टिंग वाला विद से पहले, इसका मतलब ये क्या होगा? एक सब्जेक्ट के तौर पर आया है, इसका मतलब ये क्या है? जेरेंड है। बात समझ में आई? और ये वाला जो आया है वो अदर वर्क आया, ना कि सब्जेक्ट के तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। देखो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको ये समझाने का ट्राई किया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स 4 टाइप्स की होती हैं: इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव, जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और इनमें आपको डीपली ये चीज़ें बताई हैं। इन्फिनिटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जेरेंड क्या होता है? अगर वी फर्स्ट प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उसको जेरेंड कहेंगे, अदरवाइज क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? सिंपली क्या होता है? वी थर्ड फॉर्म हो रही है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट नोट की तरफ बढ़ते हैं और आज का ये नेक्स्ट नोट लास्ट रहेगा। देखो वर्ब उपरोक्त अध्ययन से पाया है कि किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर मूल रूप से क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, या नाउन का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, यूज होता है, या उसकी जगह आए 3 शब्द प्रोनाउन, इन्फिनिटिव या जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब है? समझ लो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक बात तो तय है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब ये क्या होगा? नाउन होगा। इस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होगा ना, वो नाउन होगा डेफिनेटली। अगर नाउन नहीं है तो 3 चीजें हो सकता है, या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, सी, इट, यू, ठीक है, वी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। हमारा नेक्स्ट नाउन के बाद जो टॉपिक रहेगा वो प्रोनाउन ही रहेगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड क्या हो सकता है? नाउन के अलावा इन्फिनेटिव, ठीक है। और इन्फिनेटिव होता क्या है? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर क्या होगा? जेरेंड होगा। और जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है वी फर्स्ट प्लस आई। तो यहाँ से बेसिकली आपको जो समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि सर सब्जेक्ट के तौर पर किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा अगर नाउन गिवन नहीं है तो 100% प्रोनाउन होगा, इन्फिनिटिव होगा या फिर जेरेंड होगा। अगर इनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वो इनके अलावा है इसका मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।